नमस्कार, मैं डॉक्टर भरत मीना, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू सोबाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा है बीए पार्ट फर्स्ट ईयर। टॉपिक है लोकतंत्र। हमने पिछली कक्षा में राज्य का अध्ययन किया था और राज्य का अध्ययन करते समय हमने संदर्भ के तौर पर विभिन्न शासन के रूपों की भी चर्चा की थी। उन विभिन्न शासन के रूपों में एक रूप है लोकतंत्र, जो आधुनिक समय में विभिन्न शासन व्यवस्थाओं का सर्वश्रेष्ठ रूप माना जाता है। लेकिन लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो ये नहीं माना जा सकता कि ये कोई आधुनिक संकल्पना है या आधुनिक अवधारणा है। प्राचीन समय में प्लेटो से लेकर आज तक लोकतंत्र की चर्चा होती रही है। लोकतंत्र के अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द डेमोस से मानी जाती है, जिसका अर्थ है जनसाधारण। इसमें क्रेसी शब्द का मतलब निहितार्थ शासन से होता है, तो इसका मतलब लोकतंत्र का ये हो गया जनसाधारण का शासन। तो ये तो इसकी एक शाब्दिक व्याख्या है, लेकिन लोकतंत्र की गहराई, लोकतंत्र के दर्शन को अगर हम जाने तो इससे कहीं व्यापक संदर्भ में लोकतंत्र को हमको समझना होगा। और इसका मूल अर्थ जो है वो विभिन्न विद्वानों की जो परिभाषाएं हैं उनके माध्यम से समझते हुए इसके आदर्श को जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक हम लोकतंत्र को ठीक से नहीं समझेंगे। जनसाधारण के शासन के संदर्भ में प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री डायसी ने ये कहा है कि लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें जनता का अपेक्षाकृत बड़ा भाग शासक होता है। तो यहाँ जनता के शासन की तरफ इशारा किया जा रहा है। इसी प्रकार सीले भी एक बहुत बड़े राजनीति शास्त्री हैं, उन्होंने ये कहा है लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग है, यानी जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से जिस शासन की स्थापना करती है उसमें जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उस शासन की सहभागी भी होती है। तो एक तरह से लोकतंत्र जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जन सहभागिता वाला शासन होता है। ब्राइस एक और अन्य बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें शासन शक्ति एक विशेष वर्ग या वर्गों में निहित न रहकर समाज के सदस्यों में निहित होती है। तो ये एक तरह से जो लोकतंत्र से पूर्व जो व्यवस्थाएं थी, कुलीन तंत्र, जो विशेष वर्ग की शासन व्यवस्था है, उससे उलट एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें समाज के सभी सदस्यों की भागीदारी उसमें सुनिश्चित की जाती है। तो इस आधार पर जब हम विभिन्न विद्वानों की जो परिभाषाएं हैं उनके आधार पर एक सामान्य धारणा के तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि लोकतंत्र जनसाधारण का शासन है जिसमें जनता का बड़ा भाग सहभागी होता है, समाज के सभी वर्गों को उसमें हिस्सेदारी मिलती है। तो ऐसी शासन व्यवस्था डेमोक्रेसी होती है, लोकतंत्र है। लेकिन ये तो एक पारिभाषिक तौर पर बात हुई। जब हम व्यापक संदर्भ में बात करते हैं तो लोकतंत्र की प्रकृति के संबंध में दो दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान के अंदर प्रचलित है। पहला दृष्टिकोण इसका उदारवादी दृष्टिकोण है और दूसरा दृष्टिकोण मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, जो लोकतंत्र को अलग नजरिए से देखते हैं। जहां तक इसके उदारवादी दृष्टिकोण की बात है तो ये उदारवादी जो दृष्टिकोण है लोकतंत्र का, इसका भी हम तीन तरीके से विभाजन करते हैं। लोकतंत्र का उदारवादी दृष्टिकोण का जो पहला जो विभाजन है वो है क्लासिकी अवधारणा, लोकतंत्र की परंपरागत या क्लासिकी अवधारणा। दूसरी जो अवधारणा है जो उदारवादी दृष्टिकोण के नजरिए से की जाती है वो है लोकतंत्र की विशिष्ट वर्गीय अवधारणा। और तीसरी जो अवधारणा है वह भी उदारवादी दृष्टिकोण के नजरिए से ही है, वो है लोकतंत्र की बहुलवादी अवधारणा। तो कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि लोकतंत्र की क्लासिकी धारणा, लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय अवधारणा और लोकतंत्र की बहुलवादी अवधारणा, ये तीनों ही अवधारणा जो है वो
लोकतंत्र की उदारवादी दृष्टिकोण के आधार पर की गई हैं। तो इन तीनों धारणाओं के आधार पर हम लोकतंत्र के उदारवादी दृष्टिकोण से हम लोकतंत्र को समझ सकते हैं। तो आइए हम उनका बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं लोकतंत्र की क्लासिकी या परंपरागत धारणा। तो इस धारणा की जब हम बात करते हैं तो हमें वही प्राचीन यूनानी नगर राज्यों से हमको अपनी बात प्रारंभ करनी होगी। प्राचीन यूनानी विचारकों में विशेषतः प्लेटो और अरस्तु ने लोकतंत्र को भीड़ तंत्र के रूप में और भ्रष्ट शासन प्रणाली के रूप में प्रस्तुत किया है अपने चिंतन में। जब हम प्लेटो और अरस्तु का चिंतन पढ़ते हैं तो लोकतंत्र के प्रति उनकी कोई अच्छी धारणा नहीं है। उन्होंने एक तरह से इसको भीड़ तंत्र माना है और भ्रष्टाचार के पर्याय वाली व्यवस्था के रूप में उन्होंने अपने चिंतन में बात प्रकट की है। उसके बाद में जब हम सामाजिक समझौता सिद्धांतकारों के समय की व्यवस्थाओं के संदर्भ में जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो हॉब्स, लॉक और रूसो का नाम उभर कर हमारे मस्तिष्क में आता है। जहां तक हॉब्स की बात करते हैं तो हॉब्स ने ये कहा है कि हॉब्स पहला वो विचारक है जिसने संप्रभुता को अपनी शक्ति, संप्रभुता की शक्ति को जनता से प्राप्त माना। तो यहाँ पहली बार जो है हॉब्स ने संप्रभुता की धारणा की व्याख्या करते हुए डेमोक्रेसी को अलग नजरिए से देखा और उन्होंने ये कहा कि संप्रभुता की को जो शक्ति है वो जनता से मिलती है। तो ये जनता से जो शक्ति प्राप्त करने का जो विचार हॉब्स के चिंतन से निकल कर आया वो डेमोक्रेसी का प्रादुर्भाव हम यहाँ होते देखते हैं। प्राचीन यूनानी नगर राज्यों से परे हटकर एक नए संदर्भ में हम डेमोक्रेसी का उद्घाटन अब हम यहाँ हॉब्स के चिंतन में देखते हैं। इसी प्रकार हॉब्स के समकालीन जॉन लॉक जो इंग्लैंड के बड़े विचारक रहे हैं और इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति में जिनका विशिष्ट योगदान रहा है, उन्होंने क्या कहा कि शासन का आधार जनता की सहमति है तथा सरकार एक ट्रस्टी है जिसकी स्थापना कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए की गई है। यदि सरकार अपने दायित्वों की पूर्ति करने में असफल रहती है तो जनता को क्रांति करने का अधिकार है। तो जो हॉब्स से आगे बढ़कर जॉन लॉक जो है अब यहाँ लोकतंत्र की ताकत को, लोकतंत्र के चरित्र को जनता की ताकत के रूप में स्थापित करने का प्रयास अपने चिंतन में कर रहे हैं। और ये वो क्या बात कह रहे हैं कि शासन का आधार ही जनता है। ये बड़ी बात जॉन लॉक ने कही। और इससे आगे बढ़कर क्या कह रहे हैं कि जब शासन का आधार ही जनता है तो जो सरकार शासन करती है उसकी स्थिति केवल एक ट्रस्टी की है जिसकी स्थापना कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए की गई है। और वो निश्चित उद्देश्य क्या है? जॉन लॉक के अनुसार तो जीवन, संपत्ति की सुरक्षा और स्वतंत्रता प्रदान करना नागरिक को। ये तीन अधिकारों का अगर जो सरकार पूर्ति करेगी उसको शासन करने का अधिकार रहेगा। और इन दायित्वों की पूर्ति जो सरकार नहीं कर सकती उस सरकार को जनता क्रांति करके बदल सकती है। तो ये जो परिदृश्य लॉक के चिंतन के अंदर आया, ये डेमोक्रेसी की बीजारोपण यहाँ हो रहे हैं एक नई सरकार के अंदर। तो इस आधार पर जब हम आगे बात करते हैं तो ये देखते हैं कि लॉक ने व्यक्तिवाद, लौकिक प्रभुता और संवैधानिक अधिकारों के सिद्धांत को प्रस्तुत करके उदारवादी लोकतंत्र की एक अभिव्यक्ति अपने चिंतन के माध्यम से की है। 18वीं शताब्दी में जो रूसो, जो वो ये रूसो भी सामाजिक समझौता सिद्धांतकार है, इन्होंने सामान्य इच्छा के सिद्धांत को प्रकट करके लोकतंत्र को के चिंतन को मजबूत किया। फिर हम मॉन्टेस्क्यू के चिंतन में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को देखते हैं। तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के माध्यम से लोकतंत्र की क्लासिकी अवधारणा को विकसित होते हुए देखते हैं। इसी प्रकार जब हम आर्थिक क्लासिकी अवधारणा, आर्थिक क्षेत्र में बात करें तो माल्थस, एडम स्मिथ, रिकार्डो जैसे अर्थशास्त्रियों ने स्वतंत्र उपक्रम, सीमित सरकार का सिद्धांत प्रतिपादित करके लोकतंत्र की अवधारणा को आर्थिक आधार पर प्रपुष्टित किया। और लोकतंत्र की क्लासिकी अवधारणा के
अन्य जो समर्थक हैं, जो विद्वान हैं, उनमें जेफरसन, बेंथम, मील, ग्रीन, लिंडसे, बार्कर, हॉब्स, लास्की, ये तमाम जो विचारक हैं, इन्होंने अपने अपने चिंतन के माध्यम से इसकी क्लासिकी अवधारणा को मजबूत किया लोकतंत्र की। तो इस आधार पर, इस पूरे परिदृश्य विभिन्न विद्वानों के आधार पर हम देखें तो लोकतंत्र की क्लासिकी अवधारणा की प्रमुख विशेषताएं जो प्रकट होती हैं, जो उभर कर आती हैं, उसमें मोटे तौर पर हम देखें तो पहली विशेषता तो ये निकल कर आती है लोकतंत्र की क्लासिकी अवधारणा में कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है। इस दृष्टि से सभी व्यक्ति समान हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात जो है क्लासिकी अवधारणा में लोकतंत्र की निकल कर आई कि उस लोकतांत्रिक चिंतन में इस बात को मजबूती के साथ रखा गया विभिन्न विद्वानों के द्वारा कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी भी है और इस नाते सभी व्यक्ति समान हैं, उनमें कोई अंतर नहीं देखा जा सकता। राजनीतिक व्यवस्था किसी लिंग, जाति, धर्म, मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। तो यहां एक बात तो ये स्थापित हुई और इसके आधार पर ही व्यक्ति की गरिमा की बात भी होती है। दूसरा जो विशेषता निकल कर आई वो ये आई कि सरकार का आधार जनता की इच्छा है। यानी राजतंत्रात्मक और या कुलतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्थाएं हैं उनसे उलटकर लोकतंत्र में ये धारणा स्पष्ट रूप से स्थापित होती है या ये विशेषता उभर कर आती है कि शासन का आधार जनता की इच्छा या सहमति हो सकता है और कोई आधार नहीं हो सकता। जनता की इच्छा से, जनता की सहमति से ही कोई सरकार चुनी जा सकती है, कोई सरकार शासन करने का आधार प्राप्त कर सकती है। तीसरी जो विशेषता इस धारणा के माध्यम से स्थापित हुई वो ये हुई कि सरकार सीमित और उत्तरदायी होनी चाहिए। सीमित सरकार का यह तात्पर्य ये है कि सरकार को व्यक्ति के निजी मामलों में दखलंदाजी देने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार केवल व्यक्ति के जीवन को अनुशासित और स्वतंत्र बनाए रखने के लिए कुछ बाह्य सुविधाओं या अनुशासन के तंत्र को मजबूत कर दे जिसमें वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, केवल ये काम कर दे। बाकी निजी जीवन की जो जरूरतें हैं, निजी जीवन के जो मसले हैं वो व्यक्ति के ऊपर छोड़ दिए जाए, उसमें राज्य या सरकार को दखलंदाजी नहीं करे। सीमित सरकार का मतलब तो यहाँ ये हुआ। और उत्तरदायी होनी चाहिए। उत्तरदायी का मतलब यहाँ यह है कि सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी हो, जनता के कल्याण के लिए उत्तरदायी हो, जनता की भलाई के लिए उत्तरदायी हो, जनता के जीवन संपत्ति की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी हो। और इसके अलावा चौथी जो विशेषता उभर कर आई वो यही, जनता के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होना चाहिए। उत्तरदायित्व के साथ साथ उसका एक कर्तव्य भी है, उसकी एक ड्यूटी भी है कि जो जनता को अधिकार मिले हुए हैं, जो जनता को स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं, उनकी रक्षा करना सरकार की ड्यूटी है, दायित्व है, कर्तव्य है। पांचवी विशेषता जो क्लासिकी अवधारणा लोकतंत्र की है उसकी जो स्थापित हुई वो ये हुई कि जनता को सरकार के कार्यों की जानकारी रखने और उसकी आलोचना करने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। कि ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि जनता को इस बात का भी अधिकार है कि वो सरकार क्या कर रही है इसकी जानकारी प्राप्त करने का उसको अधिकार है, और अगर गलत कर रही है तो उसकी आलोचना करने का अधिकार भी सरकार को है। ये नहीं है कि किसी ने सरकार की आलोचना कर दी तो सरकार उसको मृत्युदंड दे देगी, जैसे राजतंत्र के अंदर हुआ करता था, जैसे कुलीन तंत्र के अंदर हुआ करता था। ऐसा नहीं, सरकार अपने शासक की गलत नीतियों की, गलत कार्यों की आलोचना भी कर सकती है। ये अधिकार जो है, ये विशेषताएं जो है लोकतंत्र की क्लासिकी धारणा के अंदर स्थापित हुई। तो इस पूरे परिदृश्य में हम यह देखते हैं कि लोकतंत्र की जो क्लासिकी अवधारणा जो है उसमें व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति के अधिकार और शासन का आधार जनता है, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है उभर के आते हैं और वो स्थापित होते हैं। इसके आगे जब हम लोकतंत्र का डेवलपमेंट देखते हैं चिंतन के तौर पर, तो एक दूसरी अवधारणा जो क्लासिकी अवधारणा जो लोकतंत्र की है उसमें एक दूसरा दृष्टिकोण उभर कर आता है जिसको हम विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत कहते हैं। लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत,
जो क्लासिकी अवधारणा से अलग है, अलग नजरिया लोकतंत्र का रखता है और अलग तरीके से विशिष्ट वर्गीय सिद्धांतकारों ने लोकतंत्र को अलग तरीके से समझने की और समझाने की कोशिश की है। इस बिंदु का अध्ययन हम कल की कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।